प्यारे बच्चों, आज हम वर्ण व वर्णमाला के बारे में अध्ययन करेंगे। वर्ण क्या है? भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाते हैं, अर्थात वह मूल ध्वनि जिसके खंड नहीं किए जा सकते वर्ण होते हैं। जैसे अ, क, अ, रे, आदि, ये सब क्या है? वर्ण है। क्योंकि हमें पता है कि इन ध्वनियों के अब अगर हम टुकड़े करना चाहें तो ये संभव नहीं है। इन्हीं मूल ध्वनियों को वर्ण कहा जाता है। इन्हीं अखंड मूल ध्वनियों को वर्ण कहा जाता है, यानी जिनके खंड नहीं कर सकते अपने, ये मूल ध्वनियाँ हैं जिनके और खंड नहीं कर सकते, वो वर्ण कहलाते हैं। और अपने को पता है वर्ण से शब्द बनते हैं, शब्द से वाक्य बनता है और वाक्य से पूरी भाषा का निर्माण होता है। तो जो वर्ण है वो ही भाषा का मूल आधार माने जाते हैं। अब हम देखेंगे कि वर्णमाला क्या है। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, या हम यूं कहें कि वर्णों के सुव्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। जैसे हिंदी की वर्णमाला में अ, क, ख आदि अनेक शब्द हैं, उसी प्रकार अंग्रेजी में ए, बी, सी, डी, ई आदि वर्ण हैं। वर्ण के भेद दो होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब अपने स्वर के बारे में पढ़ेंगे। वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती स्वर कहलाते हैं, या हम यूं कहें वह मूल ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते स्वर कहलाते हैं। हिंदी में 11 स्वर मान्य हैं। अ, इ, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इन 11 स्वरों के भी आगे दो भेद किए हुए हैं, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। अब अपने हर्ष स्वर के बारे में जानेंगे। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। जैसे हर्ष स्वर 4 होते हैं, अ, ई, उ, री। अन्य स्वरों की अपेक्षा इन 4 स्वरों के उच्चारण में बहुत ही कम समय लगता है। आगे है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से ज़्यादा समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं, यानी इन स्वरों में उन ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। दीर्घ स्वर 7 होते हैं, अ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। इस प्रकार इन 11 स्वरों को दो भागों में बांटा गया है। हर्ष स्वर जिनके उच्चारण में बहुत ही कम समय लगता है, और दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में ज़्यादा समय लगता है। इन दीर्घ स्वरों में से 4 स्वर ऐसे हैं जिनको संयुक्त स्वर माना गया है। ए, ऐ, ओ, औ। इन चारों को संयुक्त स्वर माना गया है क्योंकि इनका निर्माण अ प्लस ई से, ए, अ प्लस ए से ऐ, अ प्लस उ से ओ, ए प्लस ओ से औ। तो इन 4 स्वरों को संयुक्त स्वर माना गया है। 2 स्वर और होते हैं हिंदी में लिखने के लिए, वैसे अंग और अ है, लेकिन इन दोनों को स्वरों के अंदर नहीं माना गया है। इनको अयोग व ध्वनियाँ कहा जाता है क्योंकि इनका उपयोग स्वरों के आधार पे नहीं होता, इनका अयोग व ध्वनियों के आधार पे प्रयोग किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे वर्ण का दूसरा भेद, व्यंजन। जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं, यानी स्वर जो है वो स्वतंत्र थे, अपने आप में स्वतंत्र थे, उनको बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की या किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती। लेकिन व्यंजनों को बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, जैसे क, च, मैं आदि, यानी इनके अंदर अ की ध्वनि आ रही है। मूल रूप से व्यंजन जो हुआ है वो स्वर रहित होते हैं, यानी स्वर रहित व्यंजन होते हैं, लेकिन व्यंजनों को जब हम बोलते हैं तो इनके अंदर स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श,
श, से, है। इन व्यंजनों को हम स्वर रहित कह सकते हैं क्योंकि इनके नीचे हल का चिन्ह लगा हुआ है, और जिन व्यंजनों के नीचे हल का चिन्ह है उसका मतलब है उनके अंदर स्वर नहीं है, वो व्यंजन जो वो स्वर रहित है। हिंदी में 33 व्यंजन सामान्यतः हम प्रयोग में लेते हैं और 11 जो स्वर होते हैं वो प्रयोग में लेते हैं। तो कुल 44 वर्ण ऐसे हैं जिनको हम सामान्यतः ज़्यादातर उपयोग करते हैं जिनका। आगे है हल चिन्ह। व्यंजन के स्वर रहित होने का परिचायक है हल चिन्ह, अर्थात स्वर रहित व्यंजन के साथ हल का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे विद्या, द्वारा, यानी द आधा है, द के अंदर स्वर नहीं है, इसी द के अंदर स्वर नहीं है। तो या हम यूँ कहें कि हल चिन्ह जो है वो व्यंजन के स्वर रहित होने का परिचायक है। इससे अपने को पता चलता है कि व्यंजन के अंदर स्वर है या नहीं। अगर हल चिन्ह लगा हुआ है तो वो व्यंजन जो है वो बिना स्वर के हैं। आगे व्यंजन के भेद। व्यंजन के 3 भेद होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। स्पर्श का अर्थ होता है छूना, अर्थात जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भाग जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दांत अथवा होठ का स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यानी अपनी जीभ जो है वो अगर कंठ, तालु, मूर्धा, दांत अथवा होठ को छूकर जिन व्यंजनों का उच्चारण करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये 25 होते हैं। क वर्ग का मतलब है क, ख, ग, अंग। च वर्ग का मतलब है च, छ, ज, य। ट वर्ग ट, ठ, ड, ण। त वर्ग त, थ, द, न। प वर्ग प, फ, ब, म। यानी ये जो 25 व्यंजन हैं इनके उच्चारण में जीभ अपने कंठ, तालु, मूर्धा, दांत और होठ को स्पर्श करके इनका उच्चारण करती है, तो इनको स्पर्श व्यंजन कहा गया है। अब आगे हम देखेंगे व्यंजनों का दूसरा भेद, अंतस्थ व्यंजन। अंतः का अर्थ होता है भीतर। उच्चारण के समय जो व्यंजन मुंह के भीतर ही रहे उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनका उच्चारण स्वर तथा व्यंजन के मध्य का सा होता है, इसलिए इन्हें अर्ध स्वर भी कहते हैं। ये 4 होते हैं, य, र, ल, व। यानी ये 4 व्यंजन जो ऐसे हैं जिनका उच्चारण ना तो स्वरों की भांति होता है, मतलब हल्का होता है, ना व्यंजनों की भांति ज़्यादा समय लेता है, तो इनका बीच का उच्चारण होता है, इसलिए इन्हें अर्ध स्वर भी कहते हैं। आगे है ऊष्म व्यंजन। इन वर्णों का उच्चारण के साथ स्थान के साथ प्रश्वास वायु छोड़ने वाली सांस के घर्षण से होता है। हमारी जीभ श का उच्चारण करते समय तालु से, श का उच्चारण करते समय मूर्धा से तथा स का उच्चारण करते समय दांतों से घर्षण करती है, इसलिए इनको ऊष्म व्यंजन कहा गया है। यानी इनके उच्चारण के लिए जीभ को घर्षण करना पड़ता है। श का उच्चारण करती है तो तालु से, श का उच्चारण करती है तो मूर्धा से तथा स का उच्चारण करती है तो दांतों से घर्षण करती है। ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं, श, श, स, है। इन व्यंजनों के अलावा हिंदी में संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। संयुक्त व्यंजन ऐसे व्यंजन जो 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं संयुक्त व्यंजन होते हैं। जैसे क्ष, क प्लस श से, त्र, त प्लस र से, ज्य, ज प्लस य से, श्र, श प्लस र से, द, द प्लस य से। आज हमने पढ़ा वर्ण व वर्णमाला के बारे में। वर्णों के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर 2 प्रकार के होते हैं, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन। इनके अलावा हिंदी में संयुक्त व्यंजन भी होते हैं और संयुक्त स्वर भी होते हैं। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप अपना अध्ययन जारी रखें। जय हिंद, जय भारत।